पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल। नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। नीट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड होगा रद्द। फिर से 23 जून को देनी होगी परीक्षा। 30 जून को परिणाम। काउंसलिंग पर असर नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के साथ सरकार पूरा न्याय करेगी। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 14 जून को सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का दिया निर्देश। कुवैत के अग्निकांड में 42 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति पर नजर। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे कुवैत, हालात का लेंगे जायजा। पेमा खांडू ने तीसरी बार ली अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य हुए समारोह में शामिल। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और G20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से दी शिकस्त। सुपर 8 में बनाई जगह। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर भी कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और आने वाले दिनों में परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर सभी उपाय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और खबरों में आगे दिल्ली जल संकट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसको लेकर फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट ने कहा, अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वो मानवीय आधार पर 152 क्यूसेक अतिरिक्त पानी रिलीज करने के लिए बोर्ड से आग्रह कर सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर अभी तक आवेदन नहीं किया गया है तो दिल्ली सरकार कल तक आवेदन दायर कर दे और बोर्ड आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले। आवश्यक हो तो दिन प्रतिदिन बोर्ड बैठकें बुला सकता है। वहीं दिल्ली जल संकट मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा है कि पिछली सुनवाई में दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने की बात जो हिमाचल ने कही थी उसमें तथ्यात्मक गलती हुई। राज्य सरकार उसे वापस लेना चाहती है। हिमाचल के पास जलाशय में इतनी उपलब्धता नहीं है कि वह अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ सके। उधर कोर्ट ने हिमाचल की मांग को स्वीकार कर लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी उसको देने को हम रेडी हैं। तो वो इस सिचुएशन के कारण से हुआ है जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया, जैसा कि पहले कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया गया था। तो भी आज एडवोकेट जनरल जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए उन्होंने ये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेते हुए कि इस स्टेटमेंट को मैं वापस लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में सरकार की मिलीभगत से टैंकर माफिया सक्रिय हैं। दिल्ली के लोग आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है, क्योंकि आपकी मिली भगत की वजह से पैसा जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, पानी दो टैंकर से पैसा लो, ये दिल्ली सरकार की एक नियति बन गई है। और अब कुवैत में हुए दर्दनाक हादसे की। कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में 42 भारतीय शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है।
इस भवन में लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी इब्राहिम के नेतृत्व वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 9656505246 जारी किया है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, फरवानिया अस्पताल का दौरा कर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और आग लगने की घटना में घायल हुए भारतीयों का हालचाल जानने के लिए जावेर अस्पताल पहुंचे, जहां 7 घायल भारतीय भर्ती हैं। राज्य मंत्री ने उनका हालचाल जाना और उन्हें भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए अस्पताल अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सों की भी सराहना की। कुवैत में अग्निकांड की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए केरल कैबिनेट ने एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले मलयाली परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। इसके अलावा हादसे में घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही केरल सरकार की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज जल्द कुवैत जाएंगी। The primary focus of the state government currently is to bring the mortal remains of these Malayalis back to their homes in Kerala. So we are working with the Government of India and the Ministry of External Affairs as well as the Indian Embassy in Kuwait, who are all really cooperating with us and who are really working hard in the site of the event. And we are in touch with them, and we are hoping that we can bring the mortal remains of the deceased back to Kerala as soon as possible. और लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक दौरे पर इटली रवाना होंगे। यहां अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रक्षा मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा उत्पाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाकर एक्सपोर्ट को अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वो सिकंदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नई मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। वो झारखंड के रांची से भाजपा सांसद हैं।
तेलंगाना के सांसद और भाजपा की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने गृह राज्य मंत्री के रूप में गृह मंत्रालय में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय में भगवान की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने आज अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने की उन्होंने कहा कि हम आने वाले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएंगे, हवाई यातायात को ज्यादा सुगम बनाएंगे तथा इसके साथ ही टियर 2, टियर 3 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना भी हमारी प्राथमिकता होगी। I have taken charge as the Civil Aviation Ministry of the country, and I am feeling extremely happy to be given this responsibility of leading the very important ministry, not only in the country but also in the entire world. When first of all, I would like to thank our honorable leader of Telugu Desam Party and also the Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, for giving me this opportunity to become a cabinet minister, and especially our team leader and Prime Minister of India, Narendra Modi ji. And one of the most important priority for me is to create ease of flying scenario in the civil aviation, as the civil aviation travel, air travel is becoming more and more approachable to the common man, and that has always been the motto of this government, that the whatever benefits that the government is providing, that has to reach to the last mile. It has to have the last mile connectivity. It has to reach the poorest of the poor man. पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू ने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ईटानगर में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरुणाचल के सीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। लोगों की सेवा के उनके भावी प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। ये टीम ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास और भी तेज गति से हो। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पड़ोसी देश के द्वारा क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए आतंकी हमले किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंदोह के कोटाटॉप इलाके में सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि देश का माहौल खराब करने के लिए भेज रहा है और हम इन आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं। तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीबीआई ने ओडिशा डाक भर्ती में कथित प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की तरफ से ओडिशा के विभिन्न जिलों में 67 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस मामले में ग्रामीण डाक सेवक परीक्षा के 63 अभ्यर्थियों और डाक विभाग के अज्ञात अधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए आयोजित परीक्षा में 63 उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा का जाली प्रमाण पत्र जमा करने का मामला सामने आया। डाक विभाग की इस शिकायत पर जांच जारी है। ओडिशा पोस्टल भर्ती फ्रॉड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की गई है। 63 जगहों पर छापा मारा गया है। आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद समेत अपने तमाम मंत्रियों के साथ
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। कल शपथ ग्रहण के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया था। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी। बाकी के 3 द्वार तब से ही बंद थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर कहा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वारों को खोलने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव पारित हुआ। कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा, रक्षणाबेक्षण और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम भी और जो तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक कॉर्पस फंड वो कैबिनेट में प्रस्ताव 2 नंबर पर हमने प्रस्ताव रखे, निष्पत्ति भी लिए। अगला जो बजट आएगा उसमें से हम कॉर्पस फंड 500 करोड़ का बजट में रखते हुए उसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से जल्द हम व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम को स्थिति की जानकारी दी और वहां चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया है। पीएम ने अरुणाचल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। एलजी ने पीएम मोदी को पूरी स्थिति की विस्तार से जानकारी दी है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से आतंकवादी हमला एक के बाद एक हो रहा है जम्मू में, इस पर जो आज बैठक हुई है उसमें क्या रहा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाने वाला। उससे पहले उन्होंने ये उच्च स्तरीय बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो पूरी स्थिति है, खासतौर से जो काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ, उसके बारे में ब्रीफ किया और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिया गया है ऋतु, खासतौर से जो हमारी जो काउंटर टेरर जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज है, उसका जो पूरी क्षमता से उपयोग किया जाए, तो ये निर्देश इस बैठक में दिया गया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बातचीत कर पूरी स्थिति की समीक्षा की है। और निश्चित तौर पर जो एक पूरी स्थिति है, चाहे वो सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर हो या सुरक्षा के लिए तमाम अन्य उपाय करने को लेकर हो, तो प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो आतंक निरोधी अभियान है वो पूरी ताकत से चलाया जाए और स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। ऋतु जी, सुधाकर, जम्मू संभाग में 4 दिन 4 आतंकवादी हमले और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ स्तरीय बैठक की जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी इस पर पूरी जानकारी ली है। वहीं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा की शुरुआत की। फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। हवाई सेवा के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 सीटर 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इसके लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की गई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा बुकिंग करवाने पर अभी 1 महीने तक 50% की छूट मिलेगी। फिलहाल इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 के करीब है, जो छूट के बाद 1500 रुपए का होगा। यानी हवाई किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर
ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। गुंटूर के सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संचार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने वाईएसआरसीपी के किल्लारी वेंकट रसैया को हराकर आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में बिहार की सहयोगी पार्टियों ने अब की बार अलग ही छाप छोड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार की राजनीति में कमाल किया है। 5 सीटों पर एनडीए सहयोगियों के साथ लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर बाजी मारी है, जिसका श्रेय पार्टी के प्रमुख नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को जाता है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और चिराग पासवान समेत पार्टी के निर्वाचित सांसद और तमाम नेता यहां मौजूद रहे। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की आज चेतावनी दी है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। गांगेय पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। देश का एक हिस्सा जहां गर्मी से झुलस रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हो गए हैं। नागपुर के धमाना में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जल गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हिंगरा पुलिस तत्काल रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। घायलों के इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक्सप्लोजन हुआ है, ये चामुंडा एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है यहाँ पे, और इसमें जो क्रैकर्स होते हैं उसमें वो बात होती है जिसको माइक्रोकोड बोलते हैं, वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ। वो स्टॉक था इनका यहाँ पे, और वो जो डेली प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यहाँ पे था। इसके बाद में ये मैगजीन में बेचते हैं, तो उसमें स्पार्क या किस तरह से हुआ है, वो उसमें आग लगी और उससे काफ़ी एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन के बाद में इसमें लगभग जो वहाँ पे कामगार थे उसमें लगभग 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 4 लोग इसमें इंजर्ड हैं, ऐसा भी प्राइमरी पता चला है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, और बाकी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और आईआईटी जम्मू के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में खतरनाक रसायनों का पता लगाया है। अध्ययन में पाया गया है कि इस इलाके के भूजल में ऐसे प्रदूषित रसायन हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इलाके से लिए गए पानी के नमूनों की जांच में यूरेनियम, जस्ता, सीसा, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम जैसे रसायन पाए गए। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक स्वामी और उनके शोध छात्र उत्सव राजपूत ने आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नितिन जोशी के साथ मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। ये शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल
साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ है। शोध में ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि पीने के पानी के जरिए जमीन में मौजूद हानिकारक रसायन और भारी धातुएं सहित भारी धातु सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें बताया गया है कि इन खतरों को कम करने के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने की तकनीक को बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है। शोधकर्ताओं ने धातुओं के कारण होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों को दिखाने के लिए भौगोलिक मानचित्र तैयार किया है। इनकी मदद से आसपास रहने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि उनके इलाके में पानी कितना दूषित है और प्रदूषण कहां से फैला है। भविष्य में इन मानचित्रों का इस्तेमाल नीतियां बनाने और पानी को साफ करने के प्रयासों को दिशा देने में किया जा सकता है। विकसित देशों में 80% से भी ज्यादा बीमारियां दूषित पानी से होती हैं और हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत खराब पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई की कमी के कारण होती है। इस लिहाज से इस अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे ताजा अध्ययन में हमने हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में भूजल का अध्ययन किया, जिसमें वयस्कों और बच्चों में हाई कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क की बातें सामने आई हैं। पिछले कुछ दशकों में समूचे उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में भूजल के प्रदूषित होने की समस्या सामने आई है, जिसकी वजह से कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा है। बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में भूजल की स्थिति चिंताजनक है। हम इसके शोधन के लिए प्रकृति आधारित समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होने वाली है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक अक्टूबर 2023 में हुई थी। जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। जीएसटी परिषद की 63वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होगी। परिषद की बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। जैसा कि प्रथा है, केंद्रीय वित्त मंत्री 53वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों सहित अन्य लोग उपस्थित होंगे। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद कर दरों, नीति परिवर्तन और प्रशासनिक मुद्दों सहित जीएसटी से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए समय समय पर बैठक करती है। पीएलआई योजना से अगले 4 सालों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने और 2 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस योजना से सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा पैनल और दवा निर्माण के लिए जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियों को भी काफी मदद मिलने वाली है। ये बात रेटिंग एजेंसी इक्रा के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य रेटिंग अधिकारी के रविचंद्रन ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कही। गौरतलब है कि पीएलआई योजना की घोषणा 2021 में 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी। इनमें दूरसंचार, घरेलू उपकरण, कपड़ा, चिकित्सा उपकरण निर्माण, ऑटोमोबाइल, विशेष स्टील, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पैनल, उन्नत रसायन, सेल बैटरी, ड्रोन और दवा शामिल है। इन क्षेत्रों के लिए कुल 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं निवेश की बात करें तो दिसंबर 2023 तक पीएलआई योजना के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ चुका है और 6,78,000 से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन से मची तबाही को देखते हुए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा के तहत आज लगभग 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत आपूर्ति की एक खेप को लेकर विमान रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। 19 टन की आपदा राहत सामग्री में 13 टन टेम्पररी शेल्टर, पानी की टंकियां, स्वच्छता किट, रेडी टू ईट फूड और 6 टन आपातकालीन उपयोग की दवाएं, डेंगू और मलेरिया डायग्नोस्टिक किट, शिशु आहार सहित चिकित्सा उपकरण शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विदेशों में संकट के दौरान में सबसे बड़े मददगार साथी के रूप में जाना जाता है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी देश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है।
बहरीन के ओल्ड मनामा के बाजार में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 25 से अधिक दुकानें नष्ट हो गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आग पहले आवासीय इमारत में लगी और फिर बाजार में फैल गई। इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये आग रिफाइनरी के लिक्विड डामर गोदाम में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और घने धुएं दिखाई दिए। दक्षिण मध्य चिली में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। बाढ़ से प्रभावित दक्षिण मध्य चिली में आपातकालीन बचाव कार्य जारी है। चिली के अधिकारियों के अनुसार अंतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद ला अराउकेनिया, बायो और न्यूबल क्षेत्रों में कम से कम 400 परिवारों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मध्य और दक्षिणी चिली में आई तेज हवा, बारिश, बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर में घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही सड़कें कट गई हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को आपदा क्षेत्र घोषित किया है। अमेरिका के कई हिस्से तूफान का सामना कर रहे हैं। फ्लोरिडा में तूफान के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके बाद ब्रोवार्ड और मियामी डेड काउंटी में सड़कें और घर जलमग्न हो गए। ब्रोवार्ड काउंटी में साउथ के कुछ हिस्से पूरी तरह से बंद हैं। बता दें कि तूफान का मौसम शुरू होते ही मेक्सिको की खाड़ी से एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ फ्लोरिडा प्रायद्वीप पे प्रवेश कर गया। स्विट्जरलैंड 15 से 16 जून तक एक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाना है, जिसमें यूक्रेन से रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी शामिल है। बता दें कि इस सम्मेलन के लिए मॉस्को को आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं रूस ने इस पहल को खारिज कर दिया है। चीन ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की बात कही है। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज IOA मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, IOA अध्यक्ष PT उषा, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, DG साई, संदीप प्रधान मौजूद थे। IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि भारत इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और IOA की तरफ से खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद की जा रही है ताकि उनके प्रदर्शन में कोई कमी ना रहे और भारत दमदार प्रदर्शन करने में कामयाब हो। I am very happy that sports minister has visited our IOA, both ministers, and I am so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good. We have done everything for sports people. First preference we are given for only for the players, and whatever the players want, we have done this time. So I hope that preparation has gone well, and we are expecting this time more medal than Tokyo. और आइए बात करते हैं T20 क्रिकेट विश्व कप की। भारत ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। अमेरिका द्वारा दिए गए 111 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल किया है। 3 विकेट सस्ते में गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 50 रन और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। इससे पहले अमेरिका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रन की पारी खेली। वहीं स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। भारतीय क्रिकेट टीम ने अमेरिका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत की हैट्रिक पूरी की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जश्न मनाया।
As always, we'll do well and we're going to get the cup home this time. मैच बहुत अच्छा लगा. India played really well. US is a very good team and they are not minnows anymore. They are very competitive. But India showed real spirit. The pitch was keeping very low, but the batsmen got set. They had a lot of patience and in the end they gave entertainment to the crowd also. बहुत अच्छा लगा. I'm from Oyster Bay, Long Island, and I love the match. And I wish there will be many more to come. गेम बहुत अच्छा था, मजा आ गया. वेदर बहुत अच्छा था. वेदर बहुत अच्छा था. और हाफ सेंचुरी सूर्या की हाफ सेंचुरी में मजा आ गया उसमें. यस, डेफिनेटली. बस डिसअपॉइंटमेंट कोहली की तरफ से हुआ. हम उसको देखने आए थे. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएस में यूएस की टीम को इतना चीयरिंग इंडिया के सपोर्टर की तरफ से मिला है, वो बहुत पॉजिटिव साइन है. यहाँ पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि हम क्रिकेट को चीयर करने आए हैं. हमें इंडिया के साथ साथ एक और होम टीम मिल गई है, यूएसए की टीम. चक्र इंडिया, वेरी हैप्पी फॉर इंडिया. और आज स्काई ने, सूर्य कुमार ने अपना जलवा दिखा दिया, लेकिन कोहली जी को 1 डाउन भेजे क्योंकि हम उनकी बैटिंग देखने के लिए आए हैं. तो शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन एंड बहुत अच्छा था. ऑल थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव एंड वेरी हैप्पी फॉर इंडिया. एंड ऑफ कोर्स दिस इज very special day for me. I just came here to see Virat Kohli and I was wishing that आज इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी. तो इंडिया जीत के अब हम बहुत खुश हैं. और वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी आए हुए हैं. आज वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं. थैंक यू सो मच. आपको पता है मैं $3000 का ट्रैक्टर बेच के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आया था जिसमें हम हारे थे. मैं काफी मायूस था, लेकिन इंडियन पब्लिक ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए कि मुझे आज लगा कि मुझे आके इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए. बस इसी खातिर. लेकिन आज सूर्या ने मेरा दिल खरीद लिया. I mean, he played amazing. बहुत मजा आया and it was amazing. This is my husband and it's his first time, watching the match. This is like first time we are watching after being recently getting married, and we were so happy. Virat Kohli was literally right by us, standing right by us, and he waved at us. So I think it paid for the match prize, and we are so excited for India. We want India to win. I think they did good. They did a professional approach to it. They didn't panic. Even in spite of losing 2 quick wickets. मैच बहुत ही बढ़िया था. ये पिच जो है वो काफी सबको पता है कि एवरेज स्कोर ये पिच पे जो है 120 भी कितना चैलेंजिंग होता है. मैच बहुत एक्साइटिंग था. हमें लगा नहीं था कि यूएस की टीम इतना अच्छा खेल पाएगी इंडिया के खिलाफ, लेकिन इट वाज रियली कॉम्पिटिटिव. अच्छा लगा यहाँ पे आकर के. So I hope कि इंडिया और यूएस दोनों अच्छा करे वर्ल्ड कप में अभी आगे. Awesome, loved it. We see the crowd. कोहली का थोड़ा सा गम हो गया. हाँ, बहुत ही ज्यादा गम हो गया, बहुत ज्यादा गम हो गया. उसका गेम देखना. बट कोहली का कोई बात नहीं, इंडिया जीत गया, बट स्टिल लव इट. पैसा वसूल. और T20 विश्व कप में कल खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए. वेस्टइंडीज की ओर से शरफेन रदरफोर्ड ने 38 रन की नाबाद पारी खेली. वहीं न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेड बोल्ट ने 3 विकेट चटकाए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज की ओर से अलजारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली है. T20 क्रिकेट विश्व कप में आज नीदरलैंड्स और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. नीदरलैंड्स ने टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है. वहीं बल्लेबाजी में वे संघर्ष करते दिख रहे हैं. बांग्लादेश को पिछले मैच में एक नजदीकी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और वे जल्दी ही उस हार से उबरना चाहेंगे. बांग्लादेश के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की फॉर्म चिंता का विषय है. दोनों ही टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करती दिख रही हैं. ऐसे में इस मैच में नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करियप्पा परेड ग्राउंड में द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई. आज दिल्ली से शुरू होकर बाइकर्स 20 जून को द्रास पहुंचेंगे. बता दें कि इस साल करगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो रहे हैं. और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई. योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत उत्तराखंड के बागेश्वर में रन फॉर योगा आयोजित किया गया. रन फॉर योगा में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया. इस मौके पर बागेश्वर के प्रभारी सीएमओ ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करना चाहिए. योग से शरीर और विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं.
21 जून को विश्व योग दिवस है और भारत सहित विश्व के कई देशों में ये बहुत भव्य रूप से मनाया जाता रहा है और यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो योग को आगे लाना ही होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं आज रन फॉर योगा प्रोग्राम रखा है ताकि अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए। वहीं प्रतिभागियों ने कहा कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन योग जरूरी। योग दिवस पे जो नुमाइश से तहसील तक की रेस हुई थी, इसमें मैंने और मेरे अन्य साथियों ने इस रेस में हिस्सा लिया था। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपसे बढ़ से बढ़कर हिस्सा लें और शरीर को स्वस्थ रखें और निरोगी रहें। इस दौड़ का यही संदेश देना चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें, क्योंकि आजकल लोगों का खान पान और हर चीज़ का जो तरीका है वो सब बदल गया है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारतीय संगठन सन्मय फाउंडेशन और कोलंबो के मयूरपति भद्रकाली मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे श्रीलंका में 22 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन कई कारणों से हो सकता है और इसके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यदि PCOS हो तो अंडाशय असामान्य रूप से उच्च स्तर के हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये समस्या क्यों होती है और इसके होने पर क्या किया जाए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित समस्या है जो अधिकतर कम आयु की महिलाओं व किशोरियों को प्रभावित कर रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से प्रभावित होने पर अंडेदानी की परत की मोटाई अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से अंडा या ओवम अंडाशय से नहीं निकल पाता। अंडाशय से न निकलने के कारण महिला को मासिक धर्म में परेशानी होती है या उसमें अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। PCOS से प्रभावित महिला में गर्भधारण में समस्या हो सकती है और कुछ महिलाओं में बार-बार गर्भपात या अनुर्वरता भी हो सकती है। PCOS की समस्या है जब स्पेशली एडोलेसेंट पेशेंट्स बच्चों के अंदर पीरियड्स जो हैं इरेगुलर होते हैं। एक टाइम तक पीरियड का इरेगुलरिटी नॉर्मल माना जाता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे जैसे युवावस्था आगे बढ़ती है, हम उम्मीद करते हैं कि एक औरत को 21 से 35 दिन के बीच के अंदर महीना इतना अगर वेरिएशन है उसको हम नॉर्मल समझते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसको एबनॉर्मल समझ के उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर उनके हम सिम्टम्स देखें तो मुंह के ऊपर मुहासे आने, पीरियड इरेगुलर होना जैसे मैंने समझाया, साइकिल की लेंथ बढ़ जाना, महीना 35 दिन के बाद आना, और उसके बाद उसके अंदर पेशेंट को अगर गर्भावस्था करनी है तो हम इन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, PCOS रूल आउट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में महिला को हार्मोन में असंतुलन होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने पर महिला को गर्भ धारण करने में समस्या हो सकती है, साथ ही कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जहां फैमिली हिस्ट्री होती है उन पेशेंट्स के अंदर हम PCOS को ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं, परंतु ये देखा गया है कि PCOS आजकल ऑलमोस्ट 10% औरतों में PCOS पाया जा रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उन्हीं को है। PCOS के पेशेंट्स में हम मोटापा जो है ये बड़ा कंट्रीब्यूटरी होता है। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए या एक्ने को कम करने के लिए हम नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, बट जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ये हमें सोचना है। सो किस एज पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसको देखना ज़रूरी है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। सो इसमें बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो जाती है, औरत को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है उसके वेट गेन के कारण उसको नींद ठीक ना आए, सुबह जब उठे तो रिफ्रेश ना हो। PCOS का सही इलाज करवाना आवश्यक है। PCOS होने पर इसका सही रूप से इलाज करवाया जाए। आधा घंटा रोज
ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। मौसम के हिसाब का जो भी सब्जी आ रही है या कि फ्रूट आ रहा है उसका अपने खाने में ज़रूर इन्वॉल्व करें, और प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए। जो मांसाहारी हैं उनको अंडे और नॉन वेज लेना अच्छा है उनके लिए, और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है थोड़ा डाइट में कम करें, और टाइम के साथ जैसे हर साल में एक बार अपना इवैल्यूएशन करना कि कोई और तकलीफ तो नहीं बढ़ रही है इन पेशेंट्स के अंदर। सारी उम्र के लिए ये आपकी एक अपने आप से प्रॉमिस रहना चाहिए कि आपको इसका ध्यान करना है। PCOS की समस्या के विषय में जागरूक बने, इसके लक्षणों के बारे में जाने, साथ ही इसे लेकर सतर्क रहें। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता PCOS से बचाव और इसके नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़े कुछ अहम खबरों पर। FMCG प्रमुख नेस्ले इंडिया अपनी स्विस मूल कंपनी सोसाइटी डेस प्रोडुइट्स नेस्ले एसए को 4.5% की मौजूदा दर से सामान्य लाइसेंस शुल्क या रॉयल्टी का भुगतान जारी रखेगी। कंपनी के बोर्ड ने अपनी मूल कंपनी को 4.5% की मौजूदा दर पर रॉयल्टी का भुगतान जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मई में रॉयल्टी भुगतान बढ़ाने की कंपनी के प्रस्ताव को शेयर धारकों ने खारिज कर दिया था। सरकार खिलौना निर्माण के क्षेत्र में रोजगार की उच्च संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। यह उद्योग को समर्थन देने के लिए हाल के महीनों में उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाएगा, जिसमें विदेशों से सस्ते उत्पादों की आमद को रोकने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी और आयात के लिए गुणवत्ता मानदंडों को कड़ा करना शामिल है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी जीवन बीमा उत्पादों में ऋण की सुविधा अनिवार्य कर दी है। इससे पॉलिसी धारकों को नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में सभी रेगुलेशन को एकीकृत करने वाले मास्टर परिपत्र को जारी करते हुए इरडा ने कहा कि फ्री लुक अवधि अब 30 दिन है, पहले अवधि 15 दिन थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत तेल की मांग में वृद्धि का दुनिया का नेतृत्व करेगा। IEA की रिपोर्ट ऑयल 2024 में भारत की तेल खपत में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में भारत की तेल मांग 2023 और 2030 के बीच 13 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ने का अनुमान है, जो 2030 तक 67 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब 100 देशों में मौजूद है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अफ्रीका का सिएरा लियोन इस सूची में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। यह स्टारलिंक से जुड़ने वाला 10वां अफ्रीकी देश है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयरों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर में तेजी की वजह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा बताया जा रहा है। यह लगातार तीसरा सत्र है जब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन शेयरों में तेजी देखी जा रही है। इस योजना की शुरुआत के बाद से 4.21 करोड़ से ज्यादा घर बनाने के लिए सरकार मदद दे चुकी है। एप्पल बुधवार को एक बार फिर दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को टॉप से हटाकर यह स्थान हासिल किया। एप्पल को AI टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है, जिसकी वजह से एप्पल की साख में और सुधार हुआ है। इसके शेयर लगभग 2% उछलकर रिकॉर्ड $211.75 पर पहुंच गए, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन $3.25 ट्रिलियन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3.24 ट्रिलियन रहा, जो 5 महीनों में पहली बार एप्पल से पीछे हो गया। वित्तीय आसूचना इकाई ने एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना आतंकवाद रोधी कमांडो बल NSG के नाम पर एक धोखाधड़ी वाला खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और उसकी जानकारी देने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने में विफल रहने को लगाया गया है। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। पिछली अधिसूचना में इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण बढ़त की गति चालू वित्त वर्ष में कम होकर 12 से 14% तक रहने की उम्मीद है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज और इसकी भारतीय इकाई ICRA के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी ऋण बढ़त में नरमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि ऋण वृद्धि यानी बैंकों से लिए गए ऋण के कुल मूल्य में बढ़त कम होने के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट के साथ स्थिर क्रेडिट रेटिंग के आधार पर घरेलू फंडिंग को जाता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। कोई बच्चों का खेल उधम सिंह, कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान